एक शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रामचंद्र था। वो एक सरकारी पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम जया था। उनकी दो संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम विवेक और पुत्री का नाम सुमन था। रामचंद्र और उनकी पत्नी जया स्वभाव से अत्यंत सरल और सहज थे, परंतु आम भारतीय परिवार की तरह उन पर भी समाज का दबाव था, जो उनके हर एक कार्य और निर्णय में दिखाई पड़ता था। दोनों पति पत्नी पूरी श्रद्धा से दोनों बच्चों के पालन पोषण में लगे रहते थे। अपनी इच्छाओं से पूर्व बच्चों की इच्छाओं का मान रखते थे। जैसे प्रत्येक माता पिता अपनी संतानों को हर एक संकट और संघर्षों से दूर रखने का प्रयास करते हैं। हर उस वस्तु को अपनी संतान को देना चाहते हैं जो वो स्वयं कभी सपने में भी नहीं सोचे हों, अर्थात वो अपनी संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करते हैं। बस यही चाह रामचंद्र और जया के भी मन में थी। शुरू में उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय में कराई। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे 8वीं और 10वीं कक्षा में पहुंच गए। दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, परंतु उनकी अंग्रेजी भाषा में उतनी पकड़ नहीं थी, जिसके कारण वो स्वयं को मोहल्ले में अन्य बच्चों से निम्न समझने लगे। एक दिन विवेक ने अपने पिता से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, किंतु दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य रामचंद्र में नहीं था। कैसे भी करके उसने अपनी जमा पूंजी तोड़कर उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करा दिया। बच्चे पढ़ने में अच्छे थे तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु उच्च वर्गीय बच्चों के साथ पढ़ने लिखने से उनके स्वभाव में परिवर्तन दिखने लगा। जो बच्चे वर्ष में 2 बार होली और दिवाली में नए कपड़े पाकर खुश हो जाया करते थे, उनको अब हर महीने नए कपड़े जूते चाहिए होते थे। माता पिता क्या करते, इच्छाएं पूरी करते गए। बच्चे तो ना समझ होते हैं, उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि किसी की बुद्धिमत्ता का परिचय उसके अंग्रेजी बोलने या लिखने से नहीं होता। जिनको पढ़ना होता है वो झोपड़ी में रह के भी बहुत आगे जा सकते हैं। वो बच्चों की लगन और निश्चय पर निर्भर करता है, किंतु अपने बच्चों को अन्य बच्चों के समकक्ष लाने की होड़ में माता पिता भी जाने अनजाने में एक प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे कॉलेज में पहुंच गए। मोबाइल का भी जमाना शुरू हो गया। मोबाइल ने परिवार को और विखंडित कर दिया। जहां पहले शाम की चाय और भोजन सब साथ में बैठकर करते थे, अब एक दूसरे का हालचाल लेने का भी समय न था किसी के पास। दोनों बच्चे अपना सारा समय मोबाइल में व्यतीत करने लगे। अब रविवार भी पहले जैसा रविवार नहीं होता था। अब दोनों बच्चों का छुट्टी का दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर ही बीतता था। जया पूरे हफ्ते प्रतीक्षा करती थी कि कब रविवार आए और बच्चों को कुछ नया बना के खिला दूं, किंतु अब उन्हें माँ के हाथ का खाना कहाँ रास आता। उसके पास पूछने से पहले बच्चे बोल देते, आप अपने और पापा के लिए बना लेना, हम बाहर ही खाएंगे, और माँ आवाक रह जाती थी। कुछ समय बाद विवेक की दिल्ली और सुमन की पुणे में नौकरी लग गई और दोनों चले गए। बस फिर क्या था, लग गए दोनों चकाचौंध भरी दुनिया में, खुद को सबसे काबिल साबित करने में। हफ्ते में एक बार वो दोनों बात कर लेते थे अपने माता पिता से। कुछ समय बाद दोनों बच्चों का विवाह हो गया। अब वो और ज़्यादा अपने निजी जीवन में व्यस्त रहने लगे। दोनों बच्चे जीवन में किसी भी कीमत पर सबसे आगे दिखना चाहते थे। दोनों को विदेश जाने का मौका मिला। दोनों अपने परिवार सहित विदेश चले गए। चूंकि रामचंद्र के रिटायर होने में अभी 2 वर्ष का समय शेष था, तो वो और जया भारत में रुके रहे। वो दोनों सोचने लगे, पहले होली दिवाली बच्चों से मुलाकात तो हो जाती थी, अब तो उनकी आवाज़ सुने ही इतने दिन निकल जाते हैं, बहुत याद आती है उनकी। किसी मित्र ने रामचंद्र को बता दिया कि अब तो वीडियो कॉल पे तुम अपने बच्चों को देख सकते हो, मिला लिया करो वीडियो कॉल। एक दिन रामचंद्र ने अपनी बेटी सुमन को वीडियो कॉल की। बहुत दिनों से बात न होने के कारण माता पिता दोनों भावुक हो गए और रोने लगे। ये देखकर बेटी को गुस्सा आ गया
और उसने बोला, यदि आपको ऐसे ही रोना धोना होता है तो आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, मेरा समय बर्बाद होता है। बेटी की बातें सुनकर रामचंद्र की हिम्मत न पड़ी कि वो अपने पुत्र को फ़ोन कर सके, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता। बोली कि विवेक को फ़ोन लगाओ। बेटे ने फ़ोन उठाया तो रामचंद्र ने बोला, बेटा घर कब आओगे? बहुत समय हो गया और अब मैं रिटायर भी हो गया हूँ, हमारा मन नहीं लगता अब अकेले। विवेक को कहाँ ये बातें समझ आती, अभी उसे और ऊंची उड़ानें भरनी थी। वो बोला, पिताजी मैं जानता हूँ आप रिटायर हो गए हो और आपके पास करने को कुछ नहीं है, किंतु मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है। हर महीने आपको पैसा भेज तो देता हूँ, जहाँ मन हो वहाँ जाइए, घूमिए और मुझे फ़ोन करके परेशान मत कीजिए। बेटे के मुंह से निकले वो शब्द रामचंद्र को हृदयघात से लगे और वो बहुत उदास रहने लगे। जया उनको बहुत समझाती थी, पर वो शब्द तीर बनकर उनको निरंतर चुभते रहे। उनकी हालत बिगड़ती गई। काफ़ी समय बीत गया और बच्चों का फ़ोन नहीं आया। दवा भी कुछ असर नहीं कर रही थी। एक दिन वो जया से रोते हुए कहने लगे, हमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। हमारी अपेक्षा उनसे बस इतनी है कि वो अपने जीवन में से कुछ समय हमें भी दे दें। क्या ऐसा सोचना गलत है? हमने अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति की, परंतु आज हमारी दो दो संतान होने के बाद भी हम निसंतान की तरह जीवन जी रहे हैं। कैसी विडंबना है ये कि जिन बच्चों के लिए हमने अपने जीवन के न जाने कितने घंटे उन्हें दे दिए, आज उनके पास हमारे लिए इतने महीने बाद भी 2 मिनट का समय नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम उनको फ़ोन मत करना, न ही किसी रिश्तेदार के पास जाना। मैंने तुम्हारे लिए वृद्धा आश्रम में स्थान सुनिश्चित कर दिया है, तुम वहीं चली जाना और अपना शेष जीवन वहीं बिताना। यह कहते ही रामचंद्र के प्राण निकल गए और जया रामचंद्र के कहे अनुसार वृद्धा आश्रम चली गई। कुछ समय बाद बेटी को अचानक से माता पिता की चिंता हुई और वो अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करने लगी। नंबर बंद आने पर उसे चिंता हुई और उसने अपने भाई विवेक को बताया। दोनों को अपराध बोध तो हो ही गया था। उन्होंने भारत आने का निश्चय किया और जब घर पर पहुंचे तो देखा कि वहां घर पर ताला लटका हुआ था। ये देखकर दोनों चौंक गए। तभी एक पड़ोसी आया और विवेक के हाथ में मकान का कागज थामते हुए बोला, ये लो पकड़ो, मेरा काम तो हो गया, किंतु तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। 1 महीने पहले ही तुम्हारे पिता का देहांत हो गया और माता वृद्धा आश्रम चली गई। यह सुनते ही दोनों की आंखें शर्म से जमीन में धंस गई और आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी माँ को ढूंढा और उसे पकड़कर रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। माँ बोली, बेटा भावुक क्यों हो रहे हो? जो होना था वो हो गया। मैं तो माँ हूँ, सदैव तुम्हारी तरक्की और सुख की कामना करती हूँ और करती रहूँगी, किंतु तुम्हारे साथ जाके मैं तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। अब तुम लोग सक्षम हो और अपनी माँ की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा थी कि मैं अपना शेष जीवन यहीं बिताऊं। बहुत मनाने के बाद भी माँ साथ जाने को तैयार न हुई और बोली, बेटा जानते हो मुझे यहाँ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये लोग एक दूसरे को अपना समय देते हैं। मैं यहीं रहूँगी और हाँ, जाते जाते एक निवेदन करती हूँ कि मेरी मृत्यु की खबर सुन के बस मुझे मुखाग्नि देने का समय अवश्य निकाल लेना, अगर हो सके तो। माँ यह कहकर अंदर चली गई और बच्चे स्तब्ध रह गए। क्या रिश्ते निभाना केवल माँ बाप का दायित्व है, बच्चों का नहीं? जीवन की भाग दौड़ में हम इतना आगे भाग जाते हैं कि पीछे रह गए अपने बूढ़े माँ बाप को देखने तक का समय नहीं निकाल पाते हैं। रामचंद्र और जया की कहानी आज न जाने कितने घरों की कहानी है। समय रहते अपनी आत्मग्लानि से बाहर आना ज़्यादा उचित होगा, ना कि विवेक और सुमन की तरह सब कुछ खत्म होने के बाद
जीवन अवसाद में बिताना, क्योंकि आत्मग्लानि की अनुभूति नरक के जीवन की अनुभूति कराती है। ऐसा संकल्प ले कि भविष्य में किसी नए वृद्धाश्रम की नींव नहीं पड़ने देंगे और अपने माता पिता को जीवन की अमूल्य धरोहर मान के अपने पास संभाल कर रखेंगे, जैसे उन्होंने हमें रखा है आज तक। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।